हमारे चैनल के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है सिंघम अगेन। ये सिंघम अगेन मूवी रोहित शेट्टी के कॉपी यूनिवर्स का पार्ट है। और अगर बात करें सिंघम की फ्रेंचाइजी की तो उसमें ये थर्ड मूवी है जो कि रिलीज हुई है सिंघम और सिंघम रिटर्न्स के बाद। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, कॉपी यूनिवर्स का पार्ट होने की वजह से सिंघम अगेन मूवी के अंदर हमें सिम्बा, सूर्यवंशी एंड और भी ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। सो इसलिए आपसे तैयार हो जाइए क्योंकि आज के वीडियो के अंदर इस सिंघम अगेन मूवी का स्टोरी और डिटेल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। तो आप सभी अपनी कुर्सी की पेटी को बांध दीजिए और घर बैठे इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को एंजॉय करिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में मैंने भूल भुलैया 3 और इनहेरिटेंस 2020 का मैंने एक्सप्लेनेशन किया है जो कि बहुत ही अच्छी मूवी है। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए और जाकर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करके शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर करिएगा ताकि नेक्स्ट आपके पास नोटिफिकेशन हमारी मूवी का ही पहुंचे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है कश्मीर से, जहां पर हम सबसे पहले बाजीराव सिंघम को देखते हैं। हमें ये पता लगता है कि सिंघम के बेहतरीन कामों से उसे पुलिस डिपार्टमेंट में एसएसपी बना दिया गया है, मतलब कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और आज से 3 साल पहले सिंघम को मुंबई से कश्मीर में शिफ्ट कर दिया गया है। इसीलिए बीते 3 सालों से सिंघम कश्मीर के अंदर काम कर रहा है। यहाँ हम ये जानते हैं कि सिंघम ने अपनी नई टीम बना रखी है जिस टीम का नाम है एसओजी। और ये टीम बेसिकली एक स्पेशल पुलिस टीम है जो कि पूरे कश्मीर के अंदर टेररिज्म को काउंटर करती है और जितने भी टेररिस्ट आतंक मचा रहे हैं उन सबको काउंटर करती है और पकड़ती है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि सिंघम अपनी टीम के कुछ मेंबर्स के साथ गाड़ी से जा रहा होता है, लेकिन उसके पीछे से अचानक से बाइक वाला आ जाता है और उसी बाइक वाले के इशारे से सिंघम की गाड़ी को बहुत सारी गाड़ी आकर घेर लेती है। एंड हमें पता लगता है कि उन सारी गाड़ियों के अंदर टेररिस्ट छुपे हुए हैं जो कि सिंघम की गाड़ी को घेरने के बाद सीधा फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एज ऑलवेज बाजीराव सिंघम यहाँ हार नहीं मानते हैं, वो भी अपनी गाड़ी से बंदूक निकाल के और एक को मारना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि इसी टाइम पर सिंघम की हेल्प करने और भी पुलिस की गाड़ियां आ जाती हैं। एंड दूसरी तरफ जब बाइक वाला ये देख लेता है कि वो सिंघम को मारने में कामयाब नहीं हो पाया है, तभी वो अपनी बाइक पर बैठ के वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी सिंघम उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है और काफी दूर तक पीछा करने के बाद उस बाइक वाले को वो पकड़ लेता है। लेकिन जब सिंघम उस बाइक वाले का हेलमेट उतारता है तो वो देखता है कि ये इंसान ओमर हफीज है जिसके कैरेक्टर को प्ले किया है जैकी श्रॉफ ने। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ याद होगा कि ओमर हफीज हमें बेसिकली सूर्यवंशी मूवी में दिखाया गया था और वहाँ पे हमें पता लगा था कि ओमर हफीज बेसिकली बहुत बड़ा आतंकवादी है जो कि इंडिया के अंदर आतंकवाद को फैला रहा है और उसके इस काम में उसके बेटे भी शामिल होते हैं। लेकिन सूर्यवंशी मूवी के अंदर सिंघम, सूर्यवंशी और सिम्बा तीनों मिलकर ओमर हफीज के बेटे को मार देते हैं, लेकिन वहाँ पर उनसे ओमर हफीज बच जाता है। लेकिन यहाँ सिंघम अगेन मूवी में सिंघम इसे पकड़ लेता है। ओमर हफीज को पकड़ने के बाद सिंघम उसे अपने बेस पर ले जाता है और वहाँ ले जाने के बाद वो उससे इंट्रोगेट करता है। साथ ही साथ सिंघम ओमर हफीज को ये भी कहता है कि उसने और उसकी टीम ने पूरे आतंकवाद को खत्म कर दिया है और सारे आतंकवाद का मास्टरमाइंड यानी ओमर हफीज भी उनके हाथ आ चुका है। बट ये बात सुनकर ओमर हफीज सिंघम से ये कहता है कि सिंघम और पूरा इंडिया बहुत ही बड़े भ्रम में है और वो इसीलिए क्योंकि एक ऐसा आदमी है जो कि उन सभी को बहुत ज्यादा ही डिस्ट्रॉय करने वाला है। वो आदमी बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, इसीलिए सिंघम और उसकी पुलिस टीम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। लेकिन यहाँ सिंघम ने और उसके पुलिस वालों ने उसके साथ जो भी किया है वो उन सबका हिसाब लेना उससे आने वाला है। और वो कहता है कि सिंघम अब वो देखेगा कि किस तरह से उसके आदमी धीरे धीरे उसके सारे आदमी को मार देगा। और यहाँ पर सिंघम ओमर हफीज से किसी भी बात से डरता नहीं है और वो ओमर हफीज से ये कहता है कि वो जिस भी आदमी की बात कर रहा है सिंघम उसे भी पकड़ लेगा। यहाँ ये सुनकर ओमर हफीज उससे ये कहता है कि सिंघम उसे कोई आम आदमी समझ रहा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है और इसीलिए सिंघम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालांकि इसके बाद सिंघम वहाँ से चला जाता है और सीधा जाकर स्टेट के मिनिस्टर से मिलता है और हमें यहाँ पता लगता है कि स्टेट के मिनिस्टर कोई और नहीं बल्कि रवि किशन है। यहाँ पर ये मिनिस्टर सिंघम से कहता है कि वो सिंघम के काम से बहुत खुश है, लेकिन यहाँ पर वो ये भी देख रहा है कि उनके देश की जो इंटेलिजेंस है वो काफी हद तक फेल होती जा रही है। इसीलिए उन्होंने डिसाइड करा है कि वो एक नई टीम को फॉर्म करेंगे और उस टीम को लीड करेगा सिंघम। मिनिस्टर बताते हैं कि इस नई टीम के अंदर सारे मेंबर्स को सिंघम खुद ही अपॉइंट करेगा और सिंघम की इस नई टीम का नाम होगा शिवा। और इस टीम को अपॉइंट से नहीं बल्कि इसके साथ ही वो सिंघम को एक स्पेशल पावर भी देते हैं और वो सिंघम से कहते हैं कि पूरे देश की जो पुलिस फोर्स है उनमें से वो कोई भी तुम्हारे ऑर्डर को मना नहीं कर पाएगा, जिसका मतलब कि सिंघम पूरे इंडिया की किसी भी पुलिस को ऑर्डर दे सकता है। अब इन सब के बाद हम सिंघम की फैमिली से मिलते हैं जिसमें कि सिंघम की वाइफ अवनी होती है एंड उसका बेटा शौर्य होता है। हम ये देखते हैं कि सिंघम की जो वाइफ है अवनी वो मूवी के अंदर कल्चरल मिनिस्टर बन चुकी होती है एंड इसीलिए वो स्टेट के अंदर एक रामायण शो को होस्ट करती है। कई दिनों तक चलने वाले इस शो के अंदर वो रामायण को होस्ट करती है। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको हिंट दे दूं कि पूरी मूवी के अंदर कुछ हद तक रामायण के ही किस्से को दिखाया गया है और सिर्फ यही नहीं, जबकि मूवी के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स है उन सब कैरेक्टर्स को रामायण के अनुसार ही बनाया गया है। जैसे कि सिंघम को मूवी के अंदर लॉर्ड राम की तरह शो किया गया है, करीना कपूर को सीता
सीता की तरह, सिम्बा को हनुमान की तरह, सीआईडी को जटायु की तरह और तो और सूर्यवंशी के अक्षय कुमार को इस मूवी के अंदर गरुड़ की तरह दिखाया गया है। और मेरे ख्याल से आपने इन सब चीजों को मूवी के ट्रेलर के अंदर भी स्पॉट किया होगा। चलिए बात करते हैं स्टोरी की। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सिंघम की वाइफ अवनी का रामायण शो बहुत ही अच्छा चल रहा होता है। इसके बाद ये देखते हैं कि सिंघम और मिनिस्टर की फिर से मीटिंग होती है एंड यहाँ पर ये दोनों अपनी नई शिवा टीम के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। मिनिस्टर सिम्बा से ये कहता है कि उसकी शिवा टीम बहुत अच्छा वर्क कर रही है और अब सिंघम ही टीम को लीड कर रहा है, इसलिए कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन यहीं पर मिनिस्टर सिंघम से कहता है कि हमारे पूरे देश में कोई ड्रग कार्डल चल रहा है जिसे हम अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं। यहाँ पर सिंघम मिनिस्टर को ये बताता है उसके टीम मेंबर्स ने तमिलनाडु में ड्रग कार्डल के कुछ मेंबर्स को पकड़ा है जो कि बेसिकली ड्रग्स को सप्लाई करते हैं और इसीलिए वो अभी तमिलनाडु जा रहा है ताकि वो उससे इंटरोगेशन कर सके। इसके बाद सिंघम डायरेक्ट तमिलनाडु आता है और वो वहाँ पर आके ड्रग कार्डल के 4 मेंबर से मिलता है। उन्हें डरा धमका के बाद मालूम पड़ता है कि वो इस ड्रग कार्डल के अंदर बहुत ही छोटे लोग हैं और इन सब ड्रग कार्डल को जुबैर हफीज कंट्रोल करता है। वो चारों सिंघम को ये बताते हैं कि जुबैर हफीज बहुत ज्यादा ही पावरफुल और बहुत ज्यादा ही डेंजरस इंसान है एंड वो तो इतना ज्यादा पावरफुल है कि पूरे इंडिया में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब उनकी ये बातों को सुनकर सिंघम को थोड़ा डाउट होता है और फिर वो सोचता है कि शायद जुबैर हफीज वही इंसान है जिसकी बात उमर हफीज कर रहा था। हालांकि सिंघम को ये भी पता चलता है कि जुबैर हफीज कहाँ पर है ये किसी को भी नहीं पता है, लेकिन हाँ तमिलनाडु में उसके 3 मेन आदमी हैं जो कि उसके इंडिया के ड्रग सप्लाई को कंट्रोल करते हैं और वो तीनों कहाँ मिलेंगे सिंघम ये भी जान लेता है। ये खबर मिलने के बाद सिंघम सीधा शक्ति को कॉल करता है यानी कि दीपिका पादुकोण को और वो शक्ति से कहता है कि उसे ये तीनों आदमी को पकड़ना है। शक्ति शेट्टी जो कि सिंघम की फैन थी और वो अपने आप को लेडी सिंघम बोलती है और बहुत ही एक्शन के साथ डायलॉग के साथ उन तीनों को पकड़ती है। सब कुछ बहुत परफेक्ट था पर ये तीनों क्रिमिनल जब जेल में थे, सिंघम अगले सुबह आने वाला था, तब शक्ति को ये सब धमकी देते हैं कि तुमको मैं इतना पैसा दे दूंगा कि तुम पूरे पुलिस स्टेशन में नहीं रख पाओगे। अगर तुमने मेरा ऑफर कबूल नहीं करा तो जो डेंजर लंका है वो तुम्हारे पूरे पुलिस स्टेशन को जला देगा। शक्ति रात में पुलिस स्टेशन पर नहीं थी। फिर जैसा उस आदमी ने कहा था वैसे ही यहाँ पर डेंजर लंका आता है और वो पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा देता है और उसे शमशान बना देता है। एक एक पुलिस वाले को उसने अपने चाकू से काट दिया, एक का सर काट दिया तो एक का हाथ काट दिया, एक को बस मरने के लिए छोड़ दिया पेट में चाकू घोंप के। सबको बहुत बेरहमी से मारा। 16 पुलिस ऑफिसर मारे गए। शक्ति खुद को ब्लेम कर रही थी कि वो रात को पुलिस स्टेशन में नहीं थी और ये सब हो गया। उसमें एक कांस्टेबल की बीवी भी होती है जो कि शक्ति को ही ब्लेम कर रही होती है, जो कि कहती है कि मैं चाहती थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर आप ही की तरह एक नीडर पुलिस वाला बने, पर अब मैं ऐसा नहीं चाहूंगी क्योंकि आपने ही उसके पिता की जान ले ली। आपकी गलती है, आप क्यों नहीं थे पुलिस स्टेशन में। तभी हम देखते हैं कि सिंघम आता है और वो शक्ति को चुप कराते हुए उससे बात करता है। शक्ति को कहता है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, तुम किसी और केस की वजह से बाहर थी और इसमें मेरी ही गलती है। मुझे नहीं पता था कि डेंजर लंका इतना खतरनाक होगा कि वो पूरे पुलिस स्टेशन को ही जला देगा। यहाँ पर जुबैर हफीज को ही डेंजर लंका कहा गया है, जिसका नाम मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। तो मैं कभी कभार डेंजर लंका बोलूंगी और जुबैर हफीज बोलूंगी, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। फिर हम देखते हैं कि अवनी की रामलीला वाले प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम आती है। कुछ रामेश्वरम के फुटेज मिसिंग हो चुके हैं, जो फुटेज लेने के लिए फिर से रामेश्वरम जाना पड़ेगा। टीम इधर काम में इतने बिजी है कि कौन जाएगा ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। अवनी कहती है कि ठीक है मैं चली जाऊंगी और पूरे फुटेज को वापस से ले आऊंगी, पर अपना प्रोग्राम नहीं रुकना चाहिए कि लोगों को पता होना चाहिए रामायण के बारे में। फिर अवनी रामेश्वरम जाने के लिए सिंघम से बात करती है। फिर सिंघम कहता है कि रामेश्वरम तुम जा सकती हो पर दया के साथ, क्योंकि डेंजर लंका कुछ न कुछ हरकत तो जरूर करेगा कि जिसने अकेले ने आकर पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और सबको मार डाला तो तुम्हारी जान को भी खतरा है। फिर हम देखते हैं कि अवनी रामेश्वरम जाती है और रात को आरती होने के बाद एक कांस्टेबल को चाय के लिए पूछती है। कांस्टेबल चाय लेने के लिए जाता है और दया भी उसके पास नहीं था। वो हर जगह रेकी कर रहा था कि अवनी को कोई खतरा तो नहीं है, पर रामेश्वरम मंदिर के सामने ही जो डेंजर लंका होता है वो आरती कर रहा होता है। अवनी से मिलता है और रामलीला के बारे में बधाई देता है और वो ये भी कहता है कि वो बाजीराव सिंघम को भी जानता है। वो बोलता है कि वो हमेशा करेक्ट नहीं होते हैं और वो सिंघम के बारे में अनाप शनाप बोलना स्टार्ट कर देता है, जिसे सुनकर अवनी बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर वो बोलता है कि जिस डेंजर लंका से तुम डर रहे हो वो साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम्हारे स्टूडियो से जो रामेश्वरम की फुटेज मिसिंग हुई थी, तुम्हें क्या लगता है वो ऐसे ही मिसिंग हो गई थी? वो मैंने गायब करी है। वो लड़की तुम्हारे लिए काम नहीं करती है, वो मेरी खाला है और इसीलिए वहाँ पर वो टेप मिसप्लेस पड़ा है ताकि तुम रामेश्वरम आ सको। फिर हम देखते हैं कि सीता को रावण जैसे हरण करता है, यहाँ पर अवनी को डेंजर लंका ने हरण किया हुआ है, मतलब किडनैप कर लिया है। यहाँ किसी को कानो कान खबर भी नहीं पड़ती क्योंकि इधर दया तो रेकी कर रहा था, पर जैसे ही दया को पता चलता है वो उसे रोकने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। जैसे रामायण में जब सीता माता को रावण हरण करके ले जा रहा था तब जटायु जी ने उसे रोकने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से वो घायल भी हो गए और इस जगह पर उसी रेफरेंस को लिया गया और यहाँ पर जटायु जी मतलब दया भी घायल हो गया। फिर उसे वो जंगल में लेके भागता है तो हम यहाँ देखते हैं उसे बचाने आया
है एसीपी सत्या। इस बीच उसे गोली भी लग जाती है। फिर भी उधर से उसे वो रेस्क्यू करते हुए अपने कलेरू पिटियो के आश्रम में लेकर आता है। वो एक कलेरुध्या है और इसी के साथ साथ वो एसीपी सत्या भी है। इधर अवनी को बचाते हुए उसे गोली भी लग जाती है। थोड़े समय में उसकी मरहम पट्टी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि उधर डेंजर लंका उसे लेने के लिए आ जाता है। वो आते से फिर से आश्रम को जला देता है, जैसे उसने पुलिस स्टेशन को जलाया था। उसके लोग बहुत ही बेरहमी से लोगों को मार रहे थे, पर उसे नहीं पता था कि यहाँ पर कलेरू पिट्टू योद्धा रहते हैं। वो लोग इनका डट के सामना करते हैं। इनके पास गन्स थे पर उनके पास हथियार थे, जिससे ये रोजाना प्रैक्टिस करते हैं। ये लोग इनके ऊपर भारी पड़ जाते हैं, पर डेंजर लंका बहुत ही खतरनाक होता है। वो इन लोगों को भी बहुत बेरहमी से मार देता है और अवनी को शूट करके बेहोश कर देता है। एसीपी सत्या की माँ पर उसने गन पॉइंट रखी हुई थी, इसीलिए वो भी कुछ नहीं कर पाता और यहाँ पर अवनी का हरण कर लिया जाता है। डेंजर लंका मुस्कुराते हुए अवनी को अपने कंधे पर लेकर जा रहा होता है और एसीपी सत्या कुछ नहीं कर पाता। सब कुछ हो जाने के बाद वहाँ सिंघम आता है और सिंघम से सत्या माफी मांगता है कि मैं अवनी भाभी को बचा नहीं पाया, मुझे माफ कर दो। सिंघम सत्या से कहता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, उसकी मौत उसे दावत दे रही है, मैं तो उसे उसके घर में ही घुस के मारने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं कि डेंजर लंका सीधा सैटेलाइट फोन से सिंघम को फोन करता है और कॉल करने के बाद वो सिंघम से कहता है कि क्यों सिंघम, कैसा महसूस हो रहा है अपनों को दूर जाते हुए देखकर? अभी तो तेरी अवनी के साथ मैंने कुछ किया भी नहीं और तूने मेरे परिवार को पूरा खत्म कर दिया है। मेरे दादू तेरे पास हैं, उनको जितनी जल्दी हो सके छोड़ दे, तो मैं भी तेरी अवनी को छोड़ दूंगा। यहाँ हमें पता चलता है कि उमर हफीज और कोई नहीं बल्कि डेंजर लंका के दादू हैं और इसी के फैमिली मेंबर एक के बाद एक आए और पूरे देश को हिलाने की कोशिश की। देश में जंग और ताज अटैक वगैरह करने की कोशिश की। पूरे हमारे इंडियन फोर्स ने इन्हें मार गिराया। तो अब इसका पोता आया है सिंघम को झुकाने के लिए और पूरे पुलिस फोर्स को खत्म करने के लिए। तो सिंघम उसे कहता है कि मेरे देश को तुम लोग बिना किसी वजह से चोट पहुंचाओगे, हमारे बच्चों को मारने की कोशिश करोगे, हमारे यूथ को खोखला करने की कोशिश करोगे, तब सिर्फ मैं अकेला नहीं, मेरे जैसे लाखों हजारों सिंघम तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे, तुम जैसे ऐसे हजारों को मिटाने के लिए। अगर मेरी अवनी को कुछ भी हुआ तो तेरे दादा की लाश को मैं लाल किले पे लटका दूंगा। यहाँ पर डेंजर लंका सिर्फ मुस्कुराता है और बोलता है कि तू ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। कहता है कि अगर अवनी को जिंदा देखना है तो अपने एक ऑफिसर भाले राव को मेरे पास भेज, उसे श्रीलंका भेज, क्योंकि तुझे तो पता चल गया होगा कि मैं श्रीलंका आ चुका हूँ। सिंघम फिर सीधा उमर हफीज के पास जाता है और उसे बहुत पीटता है और पीटने के बाद बोलता है कि मेरे देश से तुम्हारी क्या दुश्मनी है, मैं तो मेरी ड्यूटी कर रहा हूँ, तुम फैमिली के ऊपर क्यों अटैक करवाते हो। फिर उमर हफीज हंसता है और बोलता है कि मेरे बेटे भी शहीद हो गए, वो तो अपना मकसद पूरा कर रहे थे पर तुम लोगों ने उन्हें भी मार डाला। सिंघम बोलता है कि जिसे तुम मकसद बोल रहे हो उससे कोई भी भगवान का या तुम्हारा भला नहीं होगा, तुझे भी पता है और तुझे ये भी पता है कि ये सब काम तू तेरी जेब को गर्म करने के लिए करता है। जो काम में अड़चन की बात कर रहा है ना तू, ये सब हमारी ड्यूटी है। भारत माता के लिए हम गोली खा भी सकते हैं और गोली मार भी सकते हैं। जैसे तेरे बेटों को मारा है ऐसे ही तेरे पोते को भी इस जमीन पे घसीट के लाएंगे और इस जमीन पर ही मारेंगे। फिर हम देखते हैं कि सिंघम भालेराव से मिलता है। आपको तो पता ही है भालेराव कैसा है, वो बहुत ही मुंहफट किस्म का आदमी है। सिंघम उसकी बातें सुनने के बाद कहता है कि डेंजर लंका तुझे मारे, कभी सोचता हूँ कि मैं ही तुझे मार दूं। आज फैमिली पे बात आ चुकी है यार, आज कोई ड्यूटी नहीं है, ये पर्सनल मामला है। फिर वो कहता है कि आप भी तो मेरे पर्सनल हो ना सर, और मोहिनी भी तो मेरी पर्सनल है। फिर सिम्बा को यहाँ पर पूरा सब कुछ समझा दिया जाता है कि तुम्हारे ऊपर सब सैटेलाइट से नजर रखी जाएगी, तुम्हारे एयरपोर्ट से उतरने के बाद तुम्हें पूरा स्कैन किया जाएगा, तेरी गाड़ी किधर जाती है, वो लोग तुम्हें किधर लेकर जाएंगे, ये सब कुछ हम देख पाएंगे और सही समय पर हम लोग एंट्री मारकर तुम लोगों को बचा लेंगे। प्लान पूरा सिंपल है। फिर सिम्बा बोलता है कि कोई नहीं सर, मुझे बिजनेस क्लास का टिकट दे दीजिए, मैं ये कर लूंगा। मजाकिया है भाई ये बहुत। दूसरी जगह हम ये भी देखते हैं कि मिनिस्टर सिंघम से बात कर रहा होता है कि अवनी हमें बिल्कुल सही सलामत चाहिए और मेरे पूरे ऑफिसर और टीम को भी, क्योंकि ये पर्सनल मामला नहीं, पूरे देश का मामला है। क्योंकि देश को तुमने इतने बड़े बड़े अटैक से बचाया है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि आज तुम्हारे साथ हम खड़े रहें। लेकिन यहाँ पर उमर हफीज को हम कभी नहीं छोड़ सकते, वो मास्टरमाइंड है इन सब काम का। हमारा पूरा यूथ खत्म हो जाएगा सिंघम, तुम्हें अवनी को और अपनी टीम को सही सलामत लेकर आना है और मुझे डेंजर लंका मेरी कंट्री के जेल में चाहिए। इधर हम श्रीलंका में देखते हैं कि डेंजर लंका अवनी को कुछ बोल रहा होता है। रामायण की रामलीला का तुम तो अच्छे से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हो, जहाँ पर राम है, लक्ष्मण है, सुग्रीव है, जटायु है, सिर्फ एक रावण को हराने के लिए। फिर भी रावण उन सब पर भारी है। फिर अवनी यहाँ बोलती है कि रामायण का अंत तुम जानते हो ना कि आखिर में क्या हुआ था। फिर डेंजर लंका यहाँ पर बोलता है ये कलयुग है अवनी, यहाँ पर रावण नहीं हारेगा, इस बार राम और उसकी सेना हारेगी। फिर अवनी कहती है ये कलयुग हो, सतयुग हो, द्वापर युग हो या त्रेता युग हो, कोई सा भी युग हो, जहाँ पर रामायण लिखी होगी वहाँ पर आखिरी में हारेगा रावण ही, क्योंकि वो दुष्ट है, असत्य के साथ है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सिंघम ने ऐसा प्लान बनाया है कि वो पानी के रास्ते से श्रीलंका पहुंचेगा। दूसरी तरफ भालेराव पहुंच जाता है एयरपोर्ट, जहाँ
जहाँ पर डेंजर लंका के लोग उसे उधर से उठा लेते हैं। सैटेलाइट से कुछ समय तक तो मॉनिटर होता है, पर फिर अचानक से 3-4 गाड़ी सफल होती है और वो गायब हो जाता है। फिर भालेराव को अड्डे पे लाया जाता है और डेंजर लंका के सामने वो फिर से कॉमेडी करना स्टार्ट कर देता है और ये बोलता है कि तेरे दादा को बचा के तू क्या करेगा। सिंघम भाव तो उन्हें अकेले मारने चले थे, अच्छा हुआ सिंघम भाव ने उन्हें जान से नहीं मार डाला। और तुझे पता है अगर हेलीकॉप्टर से वो आ गया ना तो वो तेरी लंका का नामो निशान मिटा देगा। फिर वो अवनी के पास जाता है और अवनी से बोलता है अवनी इन सबको मराठी नहीं आती तो हम लोग मराठी में बात करते हैं। तो तुम सुनो, सिंघम भाव पहुंच चुके हैं श्रीलंका और कुछ देर फिर हम यहाँ से निकलने वाले हैं, तुम यहाँ डेंजर लंका वगैरह की चिंता मत करो। फिर हम देखते हैं कि सिंघम श्रीलंका पहुंच चुका था पर वो छुप के रह रहा था। बस भालेराव की एक सिग्नल की देरी थी, पर सैटेलाइट से तो भालेराव खो चुका है। इंडियन एजेंसी के पूरे इंटेल को श्रीलंका में अलर्ट कर दिया गया है, कहीं पर भी कुछ हलचल हुआ तो उन्हें पता चल जाएगा और फिर से सैटेलाइट में डेंजर लंका की लोकेशन आ जाएगी। भालेराव पहले तो उन लोगों से बहला फुसला के अच्छे से बातें करता है और 2-3 जोक्स भी क्रैक करता है और आखिर में बोलता है 1 2 3 तुमको पता नहीं ना दरवाजे से कौन आने वाला है। सिंघम भाव दरवाजे के बिल्कुल पीछे खड़े हैं। मैं जाता हूँ और दरवाजा खोल देता हूँ और दरवाजा खोलने के बहाने से वो भागता है और गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाता है और यहाँ डेंजर लंका के सारे लोग उसके पीछे। ये बंदा सच में बहुत कॉमेडियन होता है। ऐसा करते हुए उसने इतने सारे सिग्नल दिए, इतने सारे बम फोड़े कि सैटेलाइट में अपने आप ही हलचल हो गई। ऑटोमेटिक अपडेट हो गया कि वो कहाँ पर है। डेंजर लंका के लोग भालेराव की जान के पीछे पड़ चुके थे। इधर सिंघम की एंट्री हो चुकी होती है और फिर यहाँ पर सिम्बा उससे कुछ फालतू के जोक्स क्रैक करता है। भालेराव और सिंघम जब भाग रहे होते हैं और अड्डे की तरफ जा रहे होते हैं तब अवनी ठीक उनके सामने खड़ी होती है और उसके सर पर गन पॉइंट होता है। सिंघम कैसे भी तरह से ब्रेक मारता है और गाड़ी पूरी तरह से उलट जाती है और उनके सामने ठीक डेंजर लंका खड़ा हुआ होता है। सिंघम को 10-20 लोगों ने पकड़ लिया था, फिर भी वो शेर की तरह आगे बढ़ रहा था कि डेंजर लंका को वो बीच में से ही चीर देगा। यहाँ डेंजर लंका बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसके दादू को इन लोगों ने छोड़ा नहीं था, उसे डबल क्रॉस किया गया। यहाँ पर डेंजर लंका बहुत गुस्से में आ जाता है और गन निकाल लेता है अवनी को मारने के लिए। फिर सिम्बा बोलता है कि आपके दादू बिल्कुल पीछे ही आ रहे हैं। सूर्यवंशी सर हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं ना, थोड़ा टाइम लग रहा है, आप लोग जब तक हमें बंदी बना लीजिए। वी आर अंडर अरेस्ट। और वो लोग डेंजर लंका के अड्डे में होते हैं और वो लोग राह देख रहे होते हैं कि कब लोग वह यहाँ से निकलेंगे और इंडियन एजेंसी की टीम उन्हें बचाने के लिए आएगी। इतनी देर में सिंघम के पास मिनिस्टर का कॉल आता है और वो कहता है कि हम लोग झुक रहे हैं और उमर हफीज को हम रिलीज कर रहे हैं। हमारी टीम और तुम जैसे जाबाज ऑफिसर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हो, पर डेंजर लंका को तुम जिंदा छोड़ना मत। डेंजर लंका मुस्कुराता है और कहता है कि मैं और मेरे दादू यहाँ से निकलेंगे और तुम्हारे पूरे टास्क फोर्स को खत्म करते हुए। फिर अगले दिन फिर से कॉल आता है और उसके दादू को छोड़ने के लिए ऑर्डर दिया जाता है। तभी हम देखते हैं कि गोडाउन के बाहर एक बड़ा सा धमाका होता है और यहाँ हमें पता होता है कि कौन कौन आने वाला है। सबसे पहले आती है लेडी सिंघम मतलब शक्ति शेट्टी। चलते हुए ट्रक से कूद गई और ट्रक में डेटोनेटर फिट करा गया था। बटन दबाया और पूरा फैक्ट्री ब्लास्ट हो गया। कार में बैठे हुए सिम्बा और सिंघम खुद को छुड़वा लेते हैं और दोनों भी गन लेकर फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर एंट्री होती है एसीपी सत्या की। फिर हम देखते हैं कि वो लोग अवनी को छोड़ देते हैं। उसे मारने के लिए पीछे एक ट्रक खड़ा हुआ होता है और सिंघम को भी इधर से छोड़ दिया जाता है। सिंघम और बाकी लोग भाग रहे होते हैं अवनी को बचाने के लिए, पर अवनी के ठीक पीछे ट्रक खड़ा हुआ होता है। फिर हम ऊपर से देखते हैं एंट्री आते हुए जो कि हमारे खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार होते हैं, जो कि हेलीकॉप्टर से झूलते हुए आते हैं और मिसाइल से उस ट्रक को उड़ा देते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये सारे लोग असेंबल हो जाते हैं। ये सीन देखने में मानो लग रहा था कि कोई मार्वल मूवी चल रही है, कभी यहाँ से गाड़ी उड़ रही है, कभी वहाँ ब्लास्ट हो रहा है, कभी यहाँ फायरिंग हो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर हम देखते हैं कि डेंजर लंका अवनी को लेकर भाग रहा होता है। अवनी को छुड़वाने के लिए सिंघम उसके पीछे जाता है। फिर डेंजर लंका और सिंघम के बीच हैंड कॉम्बैक्ट होता है। दोनों ही एक दूसरे को कांटे की टक्कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि डेंजर लंका को बहुत ही बुरी तरीके से सिंघम मारता है और फिर उसकी टीम टास्क फोर्स आती है और उसे अरेस्ट कर लेती है और उसी के दादू के साथ उसे जेल में डाल दिया जाता है और यहाँ ये मूवी खत्म होती है। वीडियो पर एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मैं आपके लिए ऐसी मूवीज का एक्सप्लेनेशन और लेते आऊँ।